नमस्कार, मैं रविश कुमार। शुक्रवार का दिन वाकई शुक्रवार की तरह लगा। ऐसा लगा कि पूरी कायनात शनिवार और रविवार की तरफ प्रस्थान कर रही है। महालया की धुनों के साथ और धूप की सुगंधों के इंतजार में देश के कई इलाकों में दुर्गा पूजा की आहट अक्टूबर के स्वागत में ओस की बूंदों की तरह टपक रही है। भारत ऑफ सीजन से त्योहारों के ऑन सीजन की तरफ बढ़ने लगा है, जहां बड़ी बड़ी संख्या में खरीदारों के घर से निकलने की उम्मीद की जा रही है। अखबारों में विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन इन सबसे दूर कोई सेना में गए बगैर युद्ध की सी तैयारी के हालात में काम कर रहा है तो हमारे न्यूज चैनलों के रिपोर्टर एंकर चैनलों ने सरकार के संयम को भी अनदेखा किया है। सरकार की तरफ से कोई आक्रामक बयान आ ही नहीं रहा है। कहीं आ ना जाए इसके आस में निगाहें हर बैठकों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। करने के बाद चुप हो जाने की आदत मीडिया के लिए नई है। जरूरी नहीं कि ये बात कही ही जाए कि हम साथ साथ हैं। जो मीडिया से नाराज है वो भी उसी मीडिया के आगोश में है। अगर सीमा पर टैंक है तो टैंक के चैनलों के स्टूडियो में है। सेना की कार्रवाई से माहौल खुशनुमा हुआ है। तनाव अगर कहीं है तो मीडिया की दुनिया में। हाँ हाँ कहने की प्रतिस्पर्धा ना कहने के अकेलेपन से कम पीड़ादायक नहीं होती। सीमा के भीतर गरीबी के खिलाफ जब जंग होगी तो आप देखेंगे कि यही मीडिया अपने 20-20 रिपोर्टर की तस्वीरें लगाकर भारत के गरीब जिलों में तैनात करेगा और मुफलिसी से आजाद करवाएगा। ऐसी खूबसूरत जंग का इंतजार हमेशा रहेगा। कुछ होना चाहिए, सिर्फ सीमा पर नहीं हो रहा बल्कि कुछ सीमा के भीतर भी हुआ है जिसकी तारीफ हो रही है। आमतौर पर सरकार कोई कार्यक्रम लाए तो मीडिया का पहला काम होता है, अच्छा ये लेके आए वो देखते हैं। ये पहला कार्यक्रम मैंने देखा कि जिसको अगर मेरे से भी ज्यादा किसी ने प्रमोट किया हो तो मीडिया के मित्रों ने किया है और सकारात्मक रूप से किया है। मंत्रियों के टाइमलाइन पर जाकर देखा तो लगा नहीं कि एक दिन पहले भारत ने इतनी बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल की है। सब ऐसे सामान्य से दिखे जैसे गीता का सार ठीक से समझ लिया हो। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू अपनी टाइमलाइन पर केंद्रीय विद्यालय देहरादून को देश के सबसे साफ स्कूल कैंपस चुने जाने पर बधाई दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीजीआई चंडीगढ़ के देश के सबसे स्वच्छ अस्पताल चुने जाने पर बधाई दी। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 600 विदेशी शिक्षकों के भारत में पढ़ाने की खबर ट्वीट की। वित्त मंत्री जेटली जीएसटी काउंसिल की बैठकों में मशरूफ रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो महालया का क्लिप ही ट्वीट कर दिया। मामूली फिल्मों के रिलीज होने के किस्से से शुक्रवार की हलचल देखती बनती थी, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के अगले दिन की खामोशी भी देखने लायक है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने भी अपने नेताओं से कहा है कि अधिक जोश से बचें, प्रतिक्रिया देते समय संयम दिखाएं और सेना के जवानों के शौर्य को रेखांकित करें। उस पार शायद इसका इंतजार होगा कि इस पार से प्रधानमंत्री कुछ बोल दें ताकि उसके जवाब में उस पार से कुछ इस पार के लिए बोल दिया जाए। उस पार वालों को प्रधानमंत्री लगातार निराश कर रहे हैं। वो विज्ञान भवन से कैमरों के सामने मुखातिब तो हुए, लेकिन ऐसी बात कह गए जिसकी शिकायत उस पार वाले करे भी तो किससे करें? चीन से करें या संयुक्त राष्ट्र से करें? बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा तब तक 3 चीज का तो बाहर से गोला निकाल दूंगा। इसमें से कोई नहीं होगा जिसने ये काम न किया हो। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पुराना भी टूटा फूटा रंगहीन स्कूटर मेरा है, बस तो सरकार की है। ये भूल जाते हैं कि सरकार भी हमारी है। ये नहीं भूलनी चाहिए।
शुक्रवार सामान्य होने की जिद लिए हुए नजर आया। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में मामूली कटौती की खबरें सरकते फटकती रहीं। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.7% होगा, जो अब 110 महीनों की जगह 112 महीनों में परिपक्व होगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8.6% की जगह मात्र 8.5% मिलेगा। कितनी मामूली गिरावट है। देश सामान्य गति से चल ही रहा है। गांव कनेक्शन अखबार ने लिखा है कि 2 अक्टूबर के दिन ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 625 जिला मुख्यालयों पर गांधी की प्रतिमा के सामने परिवार सहित उपवास करेंगे। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर के रोज ही हुई थी। उनकी मांगे हैं पेंशन वगैरह की। देवेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया कि तमिलनाडु में 45 जगहों पर 2 अक्टूबर के दिन सरसों सत्याग्रह होने वाला है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड के खिलाफ, जीएम फूड के खिलाफ। कहने का मतलब है कि भारत सामान्य गति से चल रहा है। खबर आई है कि पाकिस्तान ने एक भारतीय जवान को अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस तरह की खबरें चलने लगी कि 8 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। गुरुवार को तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ दावा भी नहीं किया था, बल्कि अपने ही जवानों के मारे जाने की बात वो कर रहा था। भारतीय सेना ने इन सभी खबरों का खंडन किया है और गलत बताया है। जहां तक एक सैनिक चंदू बाबू लाल कोहान के पकड़े जाने की बात है, सेना ने कहा है कि चंदू बाबू इस ऑपरेशन के दौरान नहीं पकड़े गए। सेना ने कहा है कि दोनों तरफ से जवान नियंत्रण रेखा गलती में पार कर जाते हैं। ये एक सामान्य बात है। उन जवानों की वापसी की एक प्रक्रिया तय है और वापसी हो भी जाती है। चंदू बाबू तो स्ट्राइक का हिस्सा भी नहीं थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत की तरफ से चंदू बाबू लाल की वापसी का पूरा प्रयास हो रहा है। उड़ी हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की संख्या 20 हो गई है। अस्पताल में इलाज करा रहे घायल नाइक राजकिशोर सिंह का आज निधन हो गया। उनका दिल्ली के आरआर अस्पताल में इलाज चल रहा था। शहीद किशोर सिंह बिहार के भोजपुर जिले के पिपरापट्टी गांव के निवासी हैं। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा को सूत्रों से पता चला है कि बुधवार रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 50 तक जा सकती है। इस स्ट्राइक में 10 डोगरा और 6 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लाटून्स ने हिस्सा लिया, जिसके बारे में सुशील ने जानकारी दी। आप सुनिए। उड़ी पर हुए आतंकी हमले के जवाब में बुधवार देर रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की तादाद 50 के पार भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा दावा ताजा तस्वीरों के आधार पर किया जा रहा है, जो इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ड्रोन्स के जरिए ली गई। सूत्र बता रहे हैं कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में स्पेशल फोर्सेस के साथ 10 डोगरा और 6 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लाटून्स ने भी हिस्सा लिया। उड़ी में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए हमले में जो 19 जवान शहीद हुए, वो इन दोनों ही रेजिमेंट्स से थे। इस रेजिमेंट के जवान नियंत्रण रेखा के पार की भौगोलिक स्थितियों से वाकिफ हैं और साथ ही हमले का जवाब देने के उनके उत्साह और जज्बे को देखते हुए उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल किया गया। इस बीच भारत ने पश्चिमी सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीमा पार की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राडार और दूसरे टोही उपकरणों के अलावा उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन निगरानी के इस काम में जुटी हुई है। पश्चिमी एयर कमांड के फाइटर बेस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हो रही गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी सरहद के भीतर पूरी तैयारियां की हुई हैं। इसके लिए जरूरी कुमुक इन इलाकों में तैनात कर दी गई है। नई दिल्ली से सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुशील बहुगुणा ने उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से भी बताया है कि सरकार मानती है कि हमारी विदेश नीति बहुत ही प्रेडिक्टेबल, स्थायी हो गई थी। लोगों को लगता था कि भारत कुछ नहीं करेगा, इसे तोड़ना जरूरी था। जब भी ऐसी कोई हिमाकत करेगा, अब जवाब दिया ही जाएगा। हमें पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की आशंका है और हम तैयार भी हैं। सब कुछ हाई अलर्ट पर है। जो लोग हमारी रक्षा और विदेश नीति पर सवाल उठाते थे, उन्हें हमारे काम से जवाब मिल गया है। तो एक तरह से आने वाले दिनों की ये लाइन मुखर होती जाएगी। जितना सामान्य आपको लग रहा है, उतना भी सामान्य नहीं है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में इन्हीं आशंकाओं से घबराहट है। घाटी से लेकर जम्मू के पास तक के इलाकों में, पंजाब के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी युद्ध की आहट से लोग गांवों से जा रहे हैं। कुछ लोग गांवों में रुके हुए हैं, कुछ लौट के भी आ रहे हैं। आनंद पटेल की ये लंबी रिपोर्ट देखते हैं। सरहद के पास के गांवों में अजीब सी बेचैनी दिखती है। लोग सामान समेट रहे हैं और सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं। रेड अलर्ट है और सबसे अपील की जा रही है कि गांव खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाएं।
ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो अपना इलाका खाली करना है। इस गांव में बारिश के मौसम में नाव ही आने जाने का सहारा है। अब इस नाव को पूरे परिवार के साथ जरूरी सामान का बोझ भी ढोना है। हालत यह है कि ट्रैक्टर तक को नाव के जरिए ले जाया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक निर्देश है कि उन्हें इलाका खाली करना है, लिहाजा जो जरूरी सामान है उसे समेट रहे हैं। ये रावी नदी है और इस रावी नदी के उस पार जो गांव हैं उनका जरिया इस तरफ आने का इन दिनों ये नाव होती है, क्योंकि बरसात के वक्त जो इस तरह के जो ये पुल होते हैं, पॉन्टून के पुल, ये हटा लिए जाते हैं। अब दोबारा पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान ये नाव ही उधर से इधर आने का जरिया होते हैं। और अब जब सरकार ने कहा है कि गांव खाली किए जाएं, तो गांव वाले जो है इस नाव के जरिए अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर क्यों लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? सर सरकार ने किया है कि अपना कीमती सामान ले जाओ पीछे। बच्चा जो भी जनानी है, मोटरसाइकिल है, अपना जो कीमती सामान है पीछे ले जाओ, सब लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं आप इसलिए? हाँ जी, सारे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो हमारी खेती है, पानी दान को लगाकर सर फिर शाम को वापस चले जाते हैं। अच्छा, और अब जब ये जंग की बात हो रही है, तब अब उधर कौन देखेगा फिर आपका सामान, आपका घर जो है उधर? सर वह ताले एक एक हमारा जो पापा है, बड़ा कोई आदमी है, कोई दादा है, उधर ठहरेगा, शाम को आएंगे ले जाएंगे। सरहद पर रेड अलर्ट की वजह से जो गांव है नदी के उस तरफ, रावी नदी के उस तरफ, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो अब रात वहां नहीं बिता रहे हैं। दिन में गांव में जा रहे हैं, अपने कामकाज निपटा रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी निपटा रहे हैं, उसके बाद शाम को वहां से वापस आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दरिया के इस तरफ आ रहे हैं। क्या स्थिति है गांव की, क्या स्थिति है, क्या हालत है? सर गांव की बहुत मंदी हालत है। जो भी गांव के लोग रहने वाले हैं वो वापस आ रहे हैं वहाँ से। कल का पुलिस ने हाई अलर्ट किया था, डीसी साहब भी आए थे, अभी सुखजिंदर सिंह सुखी वो भी गए हैं, मौके का जायजा लेने गए हैं। ठीक है, रात में नहीं रुकने दे रहे वहाँ पे? रात में नहीं रुकने दे रहे। ठीक है। अमृतसर का घनौए कला गांव सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां से लोग पलायन नहीं करना चाहते। 70 साल के जगतार सिंह 1965 और 71 की जंग देख चुके हैं। करगिल युद्ध के दौरान भी जो हालात थे उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि 3 बार गांव छोड़ चुके हैं और अब नहीं। गांव के नौजवान भी गांव छोड़ने को तैयार नहीं। लोग जो है गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। कहाँ जाएंगे लोग? सेना के साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ पे डट के यहीं पे रहना चाहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो ये गाँव है ना, जो एरिया है, ये फर्स्ट क्लास का एरिया है। लोगों ने जो पक्के घर बना लिए हैं, ये भी एक वजह है कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, अपने सामान छोड़ के, अपनी संपत्ति छोड़ के। सर, जिनका और कहीं कुछ रहने का प्रोग्राम नहीं है वहाँ, इसलिए गांव में बार बार 2-3 बार हो चुका है। 71 में गए हैं, अब बार बार लोग थक चुके हैं कि मजबूर हो गए हैं कि रिश्तेदार को कितने दिन रह पाएंगे, इसलिए वो कहते हैं जो होगा यहीं पर टिकना है। घर बनाया, घर छोड़ा नहीं जाता है, घर से हर एक को मोहब्बत है, तो इसलिए यहीं बैठे हैं सब। अच्छा, दिल रखकर। हाँ, जब कारगिल के टाइम भी लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? हाँ, तब काफी लोग गए थे, कई वापस ही नहीं आए, शहरों में बस गए, दूर चले गए। तो कुछ वैसे ही नजारा एक बार फिर से याद ताजा हो गई वो उन दिनों की? हाँ, बस कई लोग बार बार मजबूर हो गए। आप बैठे हैं इसीलिए कि अब कहीं नहीं जाना, मरना है यहीं, मरना है, जीना है यहीं। कुछ नौजवानों से बात करते हैं। ये जो हालात बन रहे हैं, भारत ने जो हमला किया, वहाँ आतंकी जो कैंप्स थे उनको बर्बाद किया, आपको लगता है ये एक सही कदम था? और आप लोग को हालांकि मुश्किल हो सकती है इसकी वजह से? सर, इसकी वजह से मुश्किल तो है, लेकिन इंडिया ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान को पता कैसे चलेगा? हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके हुए हैं, अब उनको पता चलेगा क्या दर्द होता है। ठीक है ना, जो हिंदुस्तान ने किया बिल्कुल सही किया, हमसे इसको कोई निराशा नहीं। ठीक है, तो लेकिन मुश्किल होगी थोड़ी आपको? सर, मुश्किल तो है, भैंसों को लेकर जाना, सामान लेकर जाना, यहाँ पीछे रहने का कोई प्रबंध नहीं है। कई लोग हैं पीछे जगह नहीं है लोगों के पास, कहाँ रहें जाकर, इसीलिए यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। जिन किसानों के खेत सरहद के उस पार हैं, उन्हें बढ़ते तनाव को देखते हुए उस पार खेती के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। गांव वालों को फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है। आप बताएं किस तरह से फसल खराब हो सकती है आपकी? अगर देखो, जे 2-4 दिन को पानी लग जाएगा तो वो बचेगा नहीं, तो सब मुंजर हरी निकल के सोका लग जाएगा। ऐसी बात है। वो जिथे पानी लगा उथे लगा, जो गेड़ ही नहीं उन्हें आख्या भी नहीं अजे माहौल खराब है,
2-4 दिन रुक जाओ फिर देखो कल भी खोल दे आप क्या पता अजय 2 दिन है 4 दिन क्या पता है। तो क्या बता रही है बीएसएफ कब तक गेट बीएसएफ ने बोला भी अजय हालात माड़े हैं। अच्छा पापा नहीं ये नाल जाना पड़ता है कि नहीं अं खोलना जी। तो कब तक खोलेंगे ये नहीं बता रहे हैं। ये गल बारे नहीं उन्हें बोला। फिर तो फसल खराब भी हो सकती है। हो सकती है जो मर्जी उन्होंने क्या लगे वो तो बोल बीएस ਨੂੰ क्या लगे बीबीएस बोलता भी नहीं आप जाने नहीं देना जो गेट ही नहीं खोलना कैसे जाएगा बंदा। जिसे पानी पड़ रहा है उसे पड़ रहा है, जिसे पानी लगा है ना परसों का उसी पेड़ी में पड़ रहा है। अच्छा। जब दूसरी पेड़ी को पानी लगाएंगे उसमें पड़ेगा वो ज्यादा पाए जाएगा और सूख जाएगा। ये कुछ हालात शाम को भी गिड़ा मारना चाहिए, सुबह भी मारना चाहिए, फेरी फसल से फेरी तैयार होनी है। उन्होंने बोलिया 8 मील को तो पीछे बोलिया भी पीछे भाजो पीछे क्या आया है दुख तो है जो डिफेंस के आगे है पीछे वालों क्या दुख है। 11 की ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11-21 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਜੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਨਾ ਦਾਣਾ ਸਾफ होएगा उसको तेला पड़ेगा रेट जो है घट हो जाएगा उसका वो फसल उतना डिग पेगी ਤੇ उसका फायदा ਜਾਂ कोई मिलेगा किसान आपे मरिया किसान ਤੇ ਜੇ फसल है ये 8 रोज को कटने वाली है 4 रोज को ये ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ किसान कटा रहा कि डरदा कटा रहा भी पता नहीं उधर किधर माहौल खराब हो जाना है तो हम कटा दिए इसको। 1000 गांव के लोगों को सरहद से 8 किलोमीटर पीछे हटने का आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सबके रिहाइश और रसद का इंतजाम बड़ी चुनौती है। फाजिल्का के राहत शिविर में खाना तो है, लेकिन यहाँ रात गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर किसी को बीमारी भी हो सकती है या कुछ ऐसा, यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे तो अभी हम ऐसे ही हैं, यहाँ पर मच्छर भी बहुत है और मच्छर से आपको पता है बीमारियाँ भी बहुत होंगी सर। जिन लोगों को अलर्ट की वजह से अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनके लिए जगह जगह लोगों ने लंगर भी लगाए हैं। कोशिश की जा रही है कि परेशानी जितनी हो सके कम की जाए। जो लोग हैं अपने घरों से निकल के आ रहे हैं उनको रोटी और दाल खिलाई जा रही है। आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं सरहदी इलाकों से। हाँ जी, बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा। पुलिस बहुत बॉर्डर पे आई है, वो सभी रंग के उसके लिए लंगर लगाया है खाने के लिए। अच्छा, तो मतलब स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस को भी आप लंगर खिला रहे हैं? पुलिस को भी जो भी रोड पर जा रहे हैं पुलिस को भी सभी याद रखें। तो ये जज्बा है, ये भावना है जो पंजाब के लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, पुलिस के लोग हैं, उनकी भी सेवा हो रही है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है। साथ ही साथ जो लोग चल के आ रहे हैं सरहदी इलाकों से, उनके लिए भी चाय और दाल और रोटी का इंतजाम यहाँ पे किया गया है स्थानीय लोगों की तरफ से, स्थानीय गांव वालों की तरफ से, और गुरुद्वारों में भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सरहद पर तनाव का असर कारोबार पर भी दिख रहा है। बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम स्थगित है, लिहाजा यहाँ कारोबार चलाने वाले मायूस हैं। वैसे सिर्फ वही नहीं, वो सैलानी भी मायूस हैं जो अमृतसर घूमने आए थे और वाघा पर बीटिंग रिट्रीट देखना चाहते थे। निराशा भी हुई और खुशी भी हुई। निराशा इस बात की हुई कि हमने बीटिंग रिट्रीट नहीं देखी। खुशी इस बात की हुई है कि हमारा देश जो है कुछ कर गुजरा है, इस पे हमें गर्व है। ठीक है, लेकिन आम दिनों पे यहाँ पे बहुत रौनक होती है। बहुत आपने काफी कुछ सुना होगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में। सुना है, इसीलिए देखने आए थे। आप लोग को निराशा हुई आज यहाँ नहीं देखने को मिला? हाँ, बहुत सालों बाद मौका मिला था अमृतसर आने का, और आते कल ही पता चला कि हम लोग जा नहीं सकते सेरेमनी को देखने के लिए, तो थोड़ा मायूसी है, थोड़ा सा खराब लगा। क्या पता नहीं फिर कब आने को मिलेगा और फिर देख पाएंगे, लेकिन ये है कि ये सुन के अच्छा लगा कि हमारे देश की तरफ से एक जवाब दिया गया। बॉर्डर से लौटते वक्त पुलिस की मुस्तैदी और खामोश माहौल को देखकर ये अंदाजा जरूर लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा है। यहाँ रहने वालों को इंतजार है कि जल्द माहौल बेहतर हो। ये कुछ हालात हैं भारत पाक सीमा पे। हम लोग है अटारी बॉर्डर है, अटारी वाघा बॉर्डर, जहाँ पे तमाम लोग, तमाम दर्शक आते हैं बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। लेकिन 2 तारीख तक ये सारा कुछ प्रदर्शन जो है वो बंद रहेगा। भारत पाक सीमा पे जो तनाव है, जो अलर्ट है, उसके मद्देनजर। कैमरा पर्सन आरपी जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी।